हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य के विषय में। तो शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और organelles of cells are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. बच्चों, साइटोप्लाज्म और पादप कोशिका के चित्र हैं। दोनों चित्रों में ये जो कोशिका झिल्ली है और ये केंद्रक, इनके बीच में एक जेली के समान पदार्थ भरा रहता है। इसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के विभिन्न कोशिकांग इस साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ये अंग हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर कोशिका में श्वसन का कार्य होता है जिससे कि ऊर्जा निकलती है, इसलिए ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं। गोल्जी काय है, राइबोसोम, ये कोशिका के प्रमुख अंग हैं। न्यूक्लियस इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। तो दूसरा हमारा भाग है केंद्रक। जैसा ये चित्र है, इसमें ये कोशिका झिल्ली है और ये जेली की तरह जो पदार्थ है ये हमारा कोशिका द्रव्य है। और कोशिका के बीच में लगभग गोलाकार आकृति की एक संरचना होती है, इसे हम केंद्रक कहते हैं। It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of a microscope. इसको आसानी से स्टेन किया जा सकता है, रंगा जा सकता है और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम केंद्रक को देख सकते हैं। ये जब उच्च आवर्धक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं तो हमें केंद्रक इस प्रकार की संरचना में दिखाई देता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों, केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली के द्वारा अलग होता है और ये पतली सी झिल्ली जो आप देख रहे हैं इसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। This membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus. ये झिल्ली छिद्र युक्त होती है जो कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. उच्च आवर्धक क्षमता वाले जो सूक्ष्मदर्शी हैं उसकी सहायता से हम केंद्रक के बीच में एक गोलाकार संरचना को देख सकते हैं। इसे हम न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका कहते हैं। जो केंद्रक है, केंद्रक के बिल्कुल बीच भाग में एक गोलाकार संरचना दिखाई देती है, इसको हम केंद्रिका कहते हैं। ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इन एडिशन, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसके अलावा केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। ये क्रोमेटिन के बने धागे होते हैं, इन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। और सभी जातियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। These carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the ऑफस्प्रिंग्स। बच्चों, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाते हैं। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। बच्चों, ये क्रोमोसोम्स हमें हमेशा नहीं दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स केवल तभी दिखाई देते हैं जब कोशिका में विभाजन होता है। हमें गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। बच्चों, ये जो जीन्स हैं ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे माता पिता से हमें बहुत से गुण आनुवांशिक रूप से मिलते हैं।
ये चित्र जो है ये डीएनए है। क्रोमोसोम्स में डीएनए पाया जाता है, जिस पर कि ये जो आप दानेदार संरचना देख रहे हैं ये जीन्स हैं, और जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को ले जाते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। अगर तुम्हारे पापा की भूरी आंखें हैं तो तुम्हारी भी भूरी आंखें होंगी। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर्स। अगर तुम्हारी मम्मी के घुंघराले बाल हैं तो तुम्हारे भी घुंघराले बाल होंगे। However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. परंतु जीन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से गुण अलग लक्षणों में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूक्लियस in addition to its role in inheritance acts as कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। केंद्रक जिसका कि आनुवांशिकता में एक प्रमुख रोल है, वहीं वो कोशिका में होने वाली सभी गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। बच्चों, कोशिका का जो भी सजीव भाग है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और केंद्रक मिलकर के प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं और इसे कोशिका का सजीव भाग कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। कोशिका के विभिन्न कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम्स। इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। केंद्रक किसी सजीव कोशिका का महत्वपूर्ण भाग। स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। जो कोशिका में जो छोटी गोलाकार संरचना होती है वह केंद्रिका कहलाती है। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। केंद्रक में धागे के समान रचनाएं होती हैं जिन्हें कि हम गुणसूत्र कहते हैं। तो बच्चों, अब बारी है आपके असेसमेंट की, अर्थात आज हमने जो सीखा उसमें से आपको क्या क्या आया। तो बच्चों, अब बारी है असेसमेंट की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, इसका आंसर होगा जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। आंसर होगा न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ए ऑप्शन है, डैश इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। बच्चों, सेल का पावर हाउस या ऊर्जा घर हम किसे कहते हैं? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। बी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन इज। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हाँ, 46। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। सी ऑप्शन है, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। बच्चों, हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में जो गोलाकार बॉडी होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। तो आंसर हो जाएगा, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। डी ऑप्शन है, द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल इज नोन एज। जो लिविंग कंटेंट होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, प्रोटोप्लाज्म। द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर होता है। थैंक यू।